अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो हम गो थ्रू करेंगे ना, हमारा जैसे आज का टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या क्या चीजें आती हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन। एक तो कॉन्सेप्ट लगता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम जब कोई चीज सेल कर देते हैं ना, तो एज एन इनकम हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसकी ओनरशिप कन्वर्ट हो जाए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक चीज आपने सेल की, तो स्पेशली गुड्स अगर आपने सेल किए हैं, गुड्स गुड्स उनको आप एज अ सेल तब रिकॉर्ड करोगे जब वो उसकी ओनरशिप, जब उसका टाइटल पास हो जाए। सर समझ में नहीं आया? आप लोगों ने सेल ऑन रिटर्न बेसिस पढ़ा है? सेल ऑन रिटर्न बेसिस, उसमें हम किसी पार्टी को माल दे रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि भाई अगर सेल हो जाए तो पैसे दे देना, सेल नहीं होगा तो हम वापस ले लेंगे आपसे। अमूमन कंपनीज रिटेलर को, होलसेलर को ये ऑप्शन दे रही होती है ताकि वो उनका माल अपने पास स्टॉक करें। सो हम उसको सेल रिकॉर्ड करते हैं जब हम सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे कोई माल रिटेलर को देते हैं, होलसेलर को देते हैं, एज अ सेल इसको रिकॉर्ड करते हैं। नो सर, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे? रियलाइजेशन। कोई बंदा मुझे एडवांस देके चला जाए कि भाई ये पैसे आप एडवांस रख लें, आगे आप मुझे सामान बेचना, तो उस एडवांस को हम एज एन एडवांस रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एडवांस डेबिट कर दे, बैंक डेबिट कर देते हैं, एडवांस क्रेडिट कर देते हैं कि मतलब ये पैसे हमें फ्यूचर में आगे एडजस्ट करने हैं सेल से। इनकम उस वक्त रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हालांकि कर सकते हैं। तो बताने का मेरा मकसद है कि जब तक वो क्रिएट नहीं होती है आपकी, यानी इनकम अर्न आप नहीं कर लेते, जब तक आप वो चीज जो गुड्स है वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी। क्रेडिट सेल्स से रिकॉर्ड कर लें, कैश सेल्स से रिकॉर्ड कर लें, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस है, रिकॉर्ड नहीं करें। ये है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यहां तक बातें क्लियर है? जी बेटा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? मुझे चैट में बता दें भाई, यस नो करके, ओके की रिपोर्ट देके। सर वो आपसे रिपीट कर दें। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मैं ये कह रहा हूँ कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, व्हेन इट इज अर्नड, जब इनकम आप कमा लें, जब आपका राइट स्टेब्लिश हो जाए। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स, आप स्टेशनरी बेच रहे हैं, आप गाड़ियां बेच रहे हैं, तो इनकम आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसका टाइटल किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाए, जब वो आपकी ओनरशिप से निकल जाए। आपने गाड़ी किसी को किराए पर दी है, गाड़ी बेची नहीं है, तो नहीं रिकॉर्ड करोगे, भले फिजिकली आपके पास चली गई हो। सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे आपने कोई माल दिया है रिटेलर को, होलसेलर को, आप उसको एज अ सेल रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर रिकॉर्ड कर दिया था तो एंट्री रिवर्स करोगे। तो हम सेल कब रिकॉर्ड करते हैं? अब क्रेडिट सेल्स है, पैसे में नहीं मिले लेकिन हमने सामान सेल किया है पार्टी को, पार्टी ने प्रॉमिस किया है वो पैसे देगी, हम उसको सेल रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा राइट स्टेब्लिश हो चुका है, उस चीज का टाइटल ट्रांसफर हो गया है। आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज देते हैं, इंस्टॉलमेंट पे कि मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे लूंगा, तो भले आप इंस्टॉलमेंट में पैसे लें लेकिन चीज तो आपके हाथ से निकल गई, आपने वो चीज आगे दूसरी पार्टी को बेच दी। अब जैसी वो इंस्टॉलमेंट पूरी करेगा, वो चीज उसकी हो जाएगी, तो इसको आप एज इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? दूसरी चीज जो हमारे पास इन्वेंटरी वैल्यूएशन में आती है, वो है हमारे पास, क्या नाम है, अच्छा कभी कभार इसमें एमसीक्यू का मसला आता है। वो बोलता है कि एक चीज जो थी वो, मतलब वो एमसीक्यू आए तो फिर मैं ज्यादा समझाऊंगा। एक होता है इनवाइस, एक होता है इनवाइस। हम सेल तब रिकॉर्ड करते हैं जब उसकी इनवाइस हमारे पास हो, जब उसकी सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास हो, जब सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट हो। तो वो एमसीक्यू आएगा तो मैं इस पर पास बात करूंगा। दूसरी चीज जो हमारे पास पेपर में मोस्टली पूछी जाती है, वो आती है इन्वेंट्री स्टोलन। इन्वेंट्री स्टोलन, कि हमारे पास कितना माल ऐसा था जो चोरी हो गया, स्पेशली इनकम बिल रिकॉर्ड में, जहां हम प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं बनाते, जहां फुल बुक कीपिंग नहीं होती, वहां पे सवाल आता है। तो इसके लिए बच्चों को मैंने एक इक्वेशन बताई थी, अगर आपको याद हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। मैंने कहा था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, अगर कोई परचेज रिटर्न हो तो उसमें माइनस होगा, अगर कोई कैरेज इनवर्ड हो तो भी माइनस होगा, और इसमें से हम माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री।
और इससे हम माइनस करते हैं इन्वेंट्री स्टोलन, तो आखिर में जो आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, सीओएस आएगा। तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं अगर पेपर में सवाल आ जाए कि भाई इन्वेंट्री हमारी चोरी हो गई है या इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, ये बताएं जो डैमेज इन्वेंट्री थी उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट, जो माल हमारा चोरी हो गया उसकी कॉस्ट क्या है। तो उसके लिए अमूमन ये इक्वेशन यूज होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री पेपर में गिवन होती है, क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री पेपर में गिवन होती है, परचेज भी गिवन होती है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अमूमन फाइंड करनी पड़ती है। आपको वो सेल्स दे देगा, बोलेगा ये हमारी सेल्स है और इस सेल्स पे हमारा इतना मार्कअप है। तो आप सबको पता है सेल्स, अगर सेल्स को हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें जीपी आ जाएगा, और जीपी माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, जरा समझा दे। चले समझा देते हैं आपको। लाइक देखें, आपने सामान सेल किया 1,20,000 का, ठीक है। मैं मार्कअप नहीं देता, मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आपका मार्जिन है 20%, ठीक है। फिर आपको पेपर में ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी गई कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास थी कितनी, 20,000। फिर आपको पेपर में परचेजेस दे दी गई, परचेजेस भी इनकमिंग रिकॉर्ड में हम फाइंड करते हैं पेबल का अकाउंट बना के, लेकिन उसने दे दी। उसने कहा हमारी परचेजेस थी फॉर सपोज 1,40,000, ये बताएं। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने आपको दी थी, अब मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने 6,000 दी थी, लेकिन उसने कहा हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, कुछ माल हमारा चोरी हो गया था, कुछ माल हमारा चोरी हो गया था। ये बताएं जो हमारा माल चोरी हो गया था उसकी क्या वैल्यू थी। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है गाइस, 20,000। परचेजेस कितना है बेटा, 1,40,000, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है गाइस, 6,000, माइनस इन्वेंट्री स्टोलन हमें नहीं पता कितनी थी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगी, तो आप सबको पता है, अगर हम सेल्स पे मार्जिन लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा, ठीक है। तो 1,20,000 को मल्टीप्लाई करें 20% से, क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 24,000। तो अगर हम 1,20,000 में से 24,000 माइनस कर लें, मतलब इसका 20% माइनस कर लें, तो ये कितना आ जाएगा, 96,000 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारी इन्वेंट्री स्टोरन कितना अमाउंट था, तो आप बता सकते हैं, यस सर बता सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20 + 140, ये हमारे पास हो जाएगा क्या बोलते हैं आपका, 1,60,000। 1,60,000 में से आप 6,000 माइनस करें, इन्वेंट्री स्टोरेज को आप उस साइड लेके जाएं, और 96,000 को आप इस तरफ लेकर आ जाएं, ये भी माइनस हो जाएगा, आखिर में इन्वेंट्री स्टोरेज आ जाएगी। कितना है बेटा, जी बेटा, कितना आंसर आया, मेरे ख्याल से 1,02,000 माइनस 1,60,000, 58,000 आंसर आ जाएगा, ठीक सर है। 96,000 कॉस्ट ऑफ सेल है। 6,000 जो है ना, 6,000 हमारी वो थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। 6,000 जो है ना हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में दी हुई ऊपर, ठीक नाइन्टी है। सिक्स थाउजेंड कॉस्ट ऑफ सेल है। ये कॉस्ट ऑफ ये फाइन करनी पड़ती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे और क्या सवाल आता है पेपर में, और आपके पास पेपर में सवाल जो बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल, वाइडली आ रहा है, वो ये आ रहा है, वो आपको बोलेगा हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है, वो आपको बोल देगा हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है, फॉर सपोज 30,000 है, ठीक है। फिर वो आपको बोलेगा इसके अंदर एक आइटम इंक्लूडेड है, आइटम इंक्लूडेड है। अच्छा बेटा, मैं जरा बाद में आऊंगा तो, क्योंकि टाइम कम है, मुझे चीजें ज्यादा समझानी है ज़रा बेटा, वो वीडियो में रिकॉर्डेड भेज दूंगा, ठीक है। वो बोलेगा इसके अंदर एक आइटम इंक्लूडेड है जिसकी कॉस्ट थी $6,000, ठीक है, जिसकी कॉस्ट थी $6,000, लेकिन वो आइटम अब डैमेज हो गया है, वो आइटम डैमेज हो गया है, और डैमेज होने के बाद अगर हम उसको बेचते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी $7,000 आफ्टर रिपेयर ऑफ $1,500,
ठीक है, मैं जरा चीजें हाईलाइट कर दूं, आपको आसानी हो जाए। 6,000 उसकी कॉस्ट है, और वो डैमेज हो गया है। डैमेज होने के बाद वो 7,000 का बिकेगा, लेकिन 7,000 का भी तब बिकेगा जब उस पर 1,500 का खर्चा करें। अब इसका क्या सीन है? इसका सीन ये देखिए, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या एसएफपी बनाते हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो लेके जाते हैं जो आपकी रियल हो, जो आपकी ट्रू एंड फेयर हो। तो उसके लिए हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, अगर कोई लॉस है, कोई एक्सपेक्टेड लॉस है, कोई एक्सपेक्टेड नुकसान है, तो वो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री से एडजस्ट करना होगा। सर ये समझ में नहीं आया, मैं जरा समझाता हूँ आपको। देखिए हमारे पास एक इस 30,000 के अंदर एक आइटम शामिल है। हम नॉर्मली कॉस्ट पे लिखते हैं, इन्वेंट्री किस पे लिखते हैं? कॉस्ट पे लिखते हैं। तो वो आइटम हमने कॉस्ट पे शामिल किया, मतलब ये 6,000 इसके अंदर शामिल है। अब इशू क्या है? अकाउंटिंग कहती है हर साल के आखिर में थोड़ा रिव्यू किया करो, अपनी इन्वेंट्री को देखा करो। क्या मतलब? कि वो आइटम जो आपने शामिल किया उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है $6,000। ठीक है, कोई मसला नहीं। ये तो हो गई इसकी कॉस्ट। लेकिन आप ये देखो कि ये आइटम अगर आप बेचते हो, अगर आप कॉस्ट से ज्यादा का बेच बेच सकते हो तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये कॉस्ट से कम का जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमने 6,000 शामिल किए हैं गलत किए हैं। हमें एक एक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है, वो एडजस्ट होना चाहिए। मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है साल के आखिर में रिव्यू क्या करो। साल के आखिर में रिव्यू क्या करो, साल के आखिर में देखा करो आपके पास जो आइटम मौजूद है उनकी कॉस्ट क्या है। अगर वो डैमेज हो गए तो कितने का बिकेंगे। तो जितने के बिकते हैं उनको बोलते हैं नेट। जितने की वो बिक सकते हैं उसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। ये इसका फॉर्मूला होता है। सर ये समझ में नहीं आया। ये जो ऊपर आइटम है ये कितने का बिकेगा अगर हम इसको बेचें? इसने दिया हुआ है 7,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7,000। और मुझे कितना मजीद खर्चा करना पड़ेगा? बाज़ दफा आइटम डैमेज हो जाता है, रिपेयर करना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, पैकेजिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट खर्चे होते हैं। उनको हम प्यार से सेलिंग एक्सपेंस बोल देते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये 1,500 आप इसमें से माइनस कर दें। तो अगर ये 1,500 इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसकी एनआरवी आ जाएगी 5,500। ये 5,500 क्या है? ये एक्सपेक्टेड गेन है, ये नेट गेन है। अगर इस आइटम को मैं बेचता हूं तो नेट मुझे जो गेन होगा, नेट जो मुझे फायदा होगा वो 5,500 का होगा। ठीक है, 1,500 खर्चा माइनस करके। और इसकी कॉस्ट कितनी है? वो ये रही दी हुई। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एक एक कॉस्ट कि ये आइटम कितने का पड़ा, और एक है इसकी एनआरवी है, कितने का बिकेगा और कितने जेब में पैसे आएंगे। तो ये 5,500 रुपये मिलेंगे आपको इस आइटम को बेच के। तो नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? कोई नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है इसके अंदर हमें? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एक आइटम हो रहा मैंने है खरीद। सर। हो रहा है। तो 500 का हो अकाउंट रहा 500 का हो रहा है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अगर कोई नुकसान है तो वो एडजस्ट होना चाहिए। तो ये 30,000 रुपए हैं। तो दो तरीके हैं। 6,000 इसमें शामिल है। आप 6,000 इसमें से क्या कर दें? माइनस कर दें। और 5,500 ऐड कर दें। मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू रिवाइज कर दें जिसमें शामिल है। या फिर जो नुकसान हो रहा है वो माइनस कर दें आप। मतलब इसमें से 500 आप जाके माइनस कर दें। सिंपल। इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इनकम की तरह होती है। सो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है? 30,000 आ रही है। सो 30,000 के अंदर आप क्या कर दें? 500 माइनस कर दें। तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रिवाइज हो जाएगी। और ये हो जाएगी आपकी 29,500। ये हो जाए। अब इसके अंदर इसने बहुत सीन किए हैं, मतलब मुश्किल मुश्किल एडजस्टमेंट दिए हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई? तो मैं आगे चलूं? जी बेटा, ये वाली बात क्लियर हुई तो मैं थोड़ा आगे एग्जाम्पल दूं। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। वो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दे देगा, अब जो भी है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा। वो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की एक वैल्यू दे देगा। और वो बोलेगा इस हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक आइटम शामिल है, उसकी। सॉरी यार, ये क्या हो गया? उस आइटम आइटम इंक्लूडेड, आइटम इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री हैविंग सेलिंग प्राइस, हैविंग सेलिंग प्राइस $5,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक आइटम शामिल है। आइटम शामिल कॉस्ट पर है।
पर आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस दे रहा है। क्या दे रहा है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस दे रहा है। हैविंग सेलिंग प्राइस $5,000, बिजनेस सेल गुड्स at markup of 30%, at markup of 30%. Now the item is damaged. Now the item is damaged. It could only be sold for 60% of selling price, 60% of selling price after repair expense of $1200। अब सीन क्या है सवाल के बाद? ये बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर एक आइटम शामिल है। ओके ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 5,000। ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, नॉर्मल। हम जब एनआरवी निकालते हैं हम एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं। एक्सपेक्टेड मतलब कितने का बिकेगा वो, क्योंकि उस वक्त क्या है, आपने एक चीज खरीदी, आपने नॉर्मल सेलिंग प्राइस उसकी रख दी 5,000। जाहिर है साल के बाद तो वो नहीं होगी, डिफर कर सकती है हालात के एतबार से। सो बिजनेस नॉर्मली चीजें सेल करता है 30% मार्कअप पे। अच्छा, वो आइटम जो है वो डैमेज हो गया है। अब वो कितने का जाएगा? वो 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसके 60% पे जाएगा। लेकिन ये भी तब जाएगा जब हम 1,200 का उस पर खर्चा कर लें। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर भी सेम सीन है। पहले आप देखेंगे हमारे पास इस आइटम की कॉस्ट क्या है, और दूसरा आप देखेंगे इस आइटम की एनआरवी क्या है। कॉस्ट क्या है, एनआरवी क्या है। अब इसमें सीन ऐसा है कि कॉस्ट पे जरा बाद में आ रहा हूं, पहले एनआरवी पे आता हूं। एनआरवी का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? उसने कहा है भाई नॉर्मल सेलिंग प्राइस इसकी है 5,000। ठीक है, 5,000। और ये अब कितने का जाएगा? ये 60% का जाएगा, 60% का जाएगा। तो 5,000 का 60% निकाले तो कितना हो जाएगा सर? सर 3,000। 3,000। ये इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये भी तब जाएगा जब इस पे हम 1,200 का खर्चा करें। तो नेट गेन कितना हुआ? नेट मेरी जेब में कितने पैसे आ गए सर? नेट मेरी जेब में आ जाएंगे 3,000 माइनस 1,200, ये हो जाएंगे 1,800। तो 1,800 हमारे पास क्या आ गया सर? 1,800 हमारे पास आ गया इसकी एनआरपी आ गई। अब मसला आ रहा है कॉस्ट का। कॉस्ट तो नहीं दी इसने, लेकिन कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं बेटा हम लोग। आप में से कोई चीता है जो मुझे पता है उसकी कॉस्ट कितनी है? जो आइटम हम बेचते हैं नॉर्मली 5,000 का, और उस पर मार्कअप लगाते हैं 30%, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? मार्कअप किस पे लगता है, कॉस्ट पे लगता है या सेल पे लगता है? गाइस मार्कअप किस पे लगता है, कॉस्ट पे लगता है सेल पे लगता है? सर मार्कअप जो है वो कॉस्ट पे लगता है, और मार्जिन किस पे लगता है? सेल पे लगता है। तो यहाँ आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको मार्कअप दिया हुआ है उसको मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम मार्कअप को मार्जिन में चेंज कर देते हैं सर। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 100, 30 डिवाइड बाय 100। अब ये मार्कअप दिया हुआ है, तो मार्कअप आखिर में पी आ रहा है, पी फॉर पॉजिटिव, तो हम +30 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 130। तो जरा मल्टीप्लाई करें 30 डिवाइड बाय 130 को 5,000 से। 30 डिवाइड बाय, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो हमें कॉस्ट ढूंढनी है। तो अगर उसने मुझे सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट माइनस करूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी। तो बेटा राउंड ऑफ करके मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। आप लोगों के पास कैलकुलेटर हो तो यूज करें बेटा, नहीं कोई जल्दी बताएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम गो थ्रू कर सकें। जल्दी बताएं। वन सर 1,154। 1,154, ये हमारे पास आ गया बेटा प्रॉफिट जो उसके अंदर शामिल है। तो 5,000 में से आप 1,154 माइनस कर दें, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? जी बेटा। 3,846। 3,846। ये हमारे पास उसकी आ गई कॉस्ट। ये उस आइटम की क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट ये रही,
और सेलिंग प्राइस ये रही, एनआरवी ये रही। कितना नुकसान हो रहा है हमें इसके अंदर? मैं क्लास पे जितना मैं पूर्ण तपो सको सब पता है बाहर ना दगा। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। सर 2046 का। 10 मिनट और लगेंगे। 20 46। 2046 का लॉस है। ये लॉस आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? ताकि थोड़ा सा मैं और आगे जाऊं। यहाँ तक बातें क्लियर है? यस सर। जी सर। इन्वेंट्री वैल्यूशन वैसे बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ है भाई। इसके अंदर जो है कॉस्ट कैसे आई, बेटा दिमाग लगेगा इसके अंदर जो है ना। कॉस्ट कैसे आई, कॉस्ट ऐसे आई। मैं जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा दिखा देता हूँ। देखिए ये सेलिंग प्राइस है मेरे पास, ये 5,000 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। और हम नॉर्मली चीज 30% मार्कअप पे बेचते हैं, मार्कअप पे बेचते हैं। तो मैंने मार्कअप को मार्जिन में चेंज किया। ठीक है, 30/100 प्लस 30 किया है, क्योंकि मार्कअप है, प्लस करेंगे पी फॉर पॉजिटिव। तो 30/130 किया, तो ये आ गया 1154, ये प्रॉफिट आ गया। इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास जाके आएगा कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस दिया तो ये लॉस आ गया। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होती तो मैं कुछ नहीं करता। जैसे अगर यहाँ 1800 नहीं होता, फोर सपोज यहाँ पर आ जाता मेरा आंसर 5,000 या मेरा 4,000 आता, तो मैं अवॉइड करता, मैं फिर कुछ भी नहीं करता। क्योंकि हमें ये देखना है कि लॉस हो रहा है नहीं हो रहा। लॉस हो रहा है तो हम करेंगे। माइनस इसलिए करते हैं बेटा, ये लॉस है ना, हमें ये नुकसान हो रहा है ना हमें। हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें हमने ये वैल्यू लिखी है, कॉस्ट लिखी है। हमें लाना इस पे 1800 पे लेकर आना है, जो कम है उस पे लेकर आना है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। एक और एडजस्टमेंट करते हैं, वो फिर लास्ट हो जाएगी। अच्छा, ये टॉपिक वैसे है बड़ा, क्योंकि इसमें बैकवर्ड काउंटिंग भी है, फॉरवर्ड काउंटिंग भी है, एफको भी है, फीफो भी है। तो लगता है एक क्लास मुझे और भी देनी पड़ेगी इन्वेंट्री के लिए। अच्छा जी, आगे एक और चीज करते हैं। हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है $20,000। ये गौर से देखिए कि ये बहुत आया है। 3-4 दफा ये सवाल आया। हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 10,000। हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर कोई 30 आइटम शामिल है, मतलब 30 आइटम शामिल है, उनमें गड़बड़ है। सॉरी, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर 30 के करीब आइटम शामिल है और उनके अंदर गड़बड़ है। ठीक है, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एफ को फीफो करा सकूं। एफ को फीफो करा सकूं। मैं नमाज के बाद ले लूंगा क्लास, देख लेता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 20,000 आ रही है, और उसमें 30 के करीब आइटम क्या है, शामिल है। 30 के करीब आइटम शामिल है। इन 30 आइटम की जो कॉस्ट है वो है $10 ईच। इन 30 आइटम की जो कॉस्ट है वो $10 ईच है। और इन 30 आइटम की जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो है $14 ईच। ठीक है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है $14। गौर से सुनिएगा बेटा। अब ये 30 आइटम क्या हो गए हैं सर, डैमेज हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें इसमें ये हुआ है 30 आइटम में से 12 आइटम ऐसे हैं कि वो वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, जीरो। उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, जीरो है, बिल्कुल खत्म हो गई सेलिंग प्राइस। और 18 आइटम ऐसे हैं जो कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल हो जाएंगे, लेकिन जब इन पे हम रिपेयर करेंगे इन सब के ऊपर, क्योंकि डैमेज हो गए हैं, तो हमें रिपेयर करना पड़ेगा, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो रिपेयर का हमारा खर्चा आएगा टोटल कोई 250 के करीब। 250 नहीं, बल्कि ज्यादा हो गया, मैंने 250 ज्यादा लिख दिया, कम कर देता हूँ, $80 कर लेता हूँ। ₹80 का खर्चा आएगा, तब जाके क्या नाम है वो जो है वो जाके वो होंगे, क्या बोलते हैं, वो सेल होंगे। अब आप मुझे बताएं कितना लॉस है, आप लोग बताएं। 20,000 के अंदर 30 आइटम शामिल हैं, जिनको हमने शामिल इस पे किया है। इस पे मतलब 30 × 10 करें तो मैंने ₹300 इसमें ऑलरेडी ऐड किए हुए। कितने, 300 ऐड किए हुए। लेकिन मेरे साथ मसला हो गया है कि 30 आइटम में से 12 आइटम तो ऐसे हैं वो वर्थलेस है, जीरो है उनकी वैल्यू, वो कात ही नहीं। 18 आइटम ऐसे हैं कि वो 14 के बिक जाएंगे, लेकिन वो भी तब बिकेंगे हर आइटम जब उस पर हम ₹80 खर्चा करें। ₹80 खर्चा हमारा ओवरऑल है।
₹80 खर्चा हमारा क्या है, ओवरऑल खर्चा है। बताएं बेटा इसके क्या करना है। आप लोग सोचें, या चलो मैं करवा देता हूँ। अब इसमें अगेन आपने क्या करना है, इन 30 आइटम पे गौर करना है। मुहिब लिखा है सर 200 को लॉस है, देखते हैं इसको जरा। देखें, सॉरी सॉरी, पहले आते हैं इनकी कॉस्ट देखते हैं। इनकी कॉस्ट कितनी है, तो आप 30 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये आ जाएगा $300। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर है। फिर आते हैं इनकी उसके ऊपर आते हैं, एनआरवी के ऊपर आते हैं। एनआरवी में हम आएंगे सबसे पहले एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो जो 12 आइटम है उनकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, 0, क्योंकि वो वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब जीरो है, निल है। तो ओवरऑल आंसर इनका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। बाकी जो 18 आइटम है, बाकी जो 18 आइटम है उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, 14। तो 18 को 14 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास सेल्स वैल्यू आ जाएगी। 18 को टू 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स वैल्यू आ जाएगी। और टू उसमें से फिफ्टी टू माइनस करेंगे 80। उसमें से माइनस करेंगे 80। 80 क्या है, हमारी रिपेयर कॉस्ट है। 80 क्या है, हमारी रिपेयर कॉस्ट है। तो 18 को 14 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया 80, 172। 172। टोटल कितना है, 172 आया हमारे पास, यस सर, माइनस करके। माइनस करके 172 आया। ठीक है, 172 हमारा आ गया एनआरवी। तो आप मुझे बताएं, 300 हमारी कॉस्ट है, और 172 जो है वो हमारी वो है एनआरवी है। कितना लॉस हो रहा है हमें, सर 128। 128 का लॉस होता है। 128 का हमें लॉस हो रहा है। यहां तक बातें क्लियर है। ये 128 का लॉस क्या होगा, माइनस होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री से। तो ये वापसी बताएंगे दफा। अच्छा वापसी बता रहा हूँ, देखिए हमारे पास 30 आइटम इन्वेंट्री में शामिल है। कितने, 30 आइटम शामिल है। हर आइटम की कॉस्ट कितनी है, 10, वो आपको दे देगा। इस 30 में से वो बोलेगा कुछ आइटम खराब हो गए, बिल्कुल वर्थलेस हो गए, जीरो वाले हो गए, फेंकने के लायक हो गए, डिस्कार्ड करने के, तो इसने 12 दिए हुए हैं। और 18 आइटम ऐसे हैं कि जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस की सेल हो जाएंगे, 18 हैं। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी होगी, 18 × 14। लेकिन ये भी तब सेल होंगे जब इस पे हम ₹80 का खर्चा करें। तो एक तरफ मैंने इन 30 आइटम की कॉस्ट फाइंड की, वो कितनी आ गई, 30 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, ये आंसर आ गया 300। दूसरी 12 आइटम डैमेज है। 12 आइटम डैमेज है। ठीक है। हम दूसरी तरफ आते हैं एनआरवी। एनआरवी कहते हैं एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस को, सॉरी नेट सेलिंग प्राइस को, नेट सेलिंग प्राइस। तो ये जो 12 आइटम है पेन पे आते हैं, 12 आइटम तो डैम खत्म है बिल्कुल, तो रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। तो इनकी सेल्स वैल्यू क्या होगी, 12 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये 0 ही आ गया। अगर नहीं भी करो तो मल्टीप्लाई को मसला नहीं है। और बाकी जो 18 आइटम ये कितने के बिकेंगे, 14 का एक जाएगा। तो 18 को 14 से मल्टीप्लाई किया, टोटल सेल्स वैल्यू आ गई। और माइनस करेंगे जो हमारे रिपेयर का खर्चा हो रहा है 80, तो ये आ गई हमारे पास, क्या आ गई, एनआरबी आ गई। इस 172 को आप कंपेयर करें इस 300 के साथ, तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, 128 का लॉस हो रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। जी बेटा, ये 128 का लॉस क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस करेंगे। इसकी कोई एंट्री वगैरह नहीं होती, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री से जब आप इसको माइनस करेंगे ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम की तरह होती है, वो कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। और जब आप एसएफपी बनाएंगे, करंट एसेट में भी आप क्लोजिंग इन्वेंट्री कम ही लिखोगे, तो एसेट भी कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लाई कर लिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलो, क्योंकि देखिए पेपर में सवाल आएंगे तो फिर हम करते रहेंगे कैसे करना है इसको। अच्छा जी, इसके बाद एक छोटा सा मैं आपको टच दे देता हूँ एफको का। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये एफको समझ में नहीं आता, एफको भी जरा समझाते हैं। ये कॉस्टिंग में आएगा, ये जो फीफो है एफको, ये कॉस्टिंग में आएगा। और छोटा मोटा सवाल आएगा 3 मास का, 4 मास का। थ्योरी में तीनों आएंगे, एफको भी आएगा, फीफो भी आएगा, लीफो भी आएगा। तो थ्योरी तीनों की पढ़नी पड़ेगी। तो एफको का कोई हमें बता दें कि एफको होता क्या है, एफको को कैसे मैनेज करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। यार ये कभी कभार सॉफ्टवेयर हैंग हो जाते हैं, बड़े मसले हो जाते हैं। अच्छे दिन, एफको पे आते हैं। पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।
देखें, एक होता है वो माल जो हमने परचेज किया होता है, या हमने उस माल को हमने रिसीव किया होता है। हमारे पास गोदाम होता है, तो गोदाम में जो माल हम परचेज करते हैं वो हम रिसीव करते हैं। तो मैं लिखता हूँ रिसिप्ट्स। ठीक है, ये वो माल है जो मैंने रिसीव किया है। ठीक है, तो मैंने शुरू में 20 यूनिट रिसीव किए थे, और फी यूनिट का रेट कितना था, 10। फिर मैंने 30 यूनिट रिसीव किए थे, फी यूनिट रेट कितना था, 12। थोड़ा कैलकुलेटर रखिएगा अपने पास ताकि मेरी जिंदगी फिर आसान हो जाए। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ इशूड। ये वो माल है जो मैंने गोदाम से आगे भेजा है, मतलब यानी ये या माल सेल किया होगा, या ये माल मैंने शॉप की तरफ भेजा होगा। अगर हमारा वेयर हाउस है तो हमने शॉप की तरफ भेजा होगा, या हमने प्रोडक्शन में भेजा होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 25। हमने 25 यूनिट सेल किए 30 के हिसाब से। ठीक है, सेलिंग प्राइस 30 थी हमारी। उसके बाद दोबारा हमने क्या किया, 15 यूनिट मंगवाए, रेट कितना था, 13। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 15 यूनिट और मंगवाए, रेट कितना था, 14। उसके बाद दोबारा हमने क्या किया, 30 के करीब यूनिट इशू किए, रेट कितना था, 30। ठीक है। अच्छा जी, जब हम एफको मेथड यूज करते हैं तो हमारे लिए ये सेलिंग प्राइस अहमियत नहीं रखती। हमारे लिए सेलिंग प्राइस मैटर नहीं करती। हमारे लिए जो मैटर करती है वो मैटर क्या करती है, मैटर करती है कि हमने जो माल खरीदा उसके यूनिट कितने थे, उसकी क्वांटिटी कितनी थी। हमारे लिए मैटर कॉस्ट करती है। तो ये जो सेलिंग प्राइस लिखी है ना, इसको इग्नोर करते रहिए, इसको मत देखिएगा। ये हमारे किसी काम की नहीं है, हम कितने का सेल कर रहे थे। तो पेपर में सवाल आएगा, ये बताओ हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। पेपर में सवाल आएगा, ये बताओ हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो इसके बच्चों को मैं बोलता हूँ भाई 3 कॉलम बनाओ। एक कॉलम बनाओ रिसीट का, ठीक है। एक कॉलम बनाओ इशूड का, और एक कॉलम बनाओ बैलेंस का। ठीक है, 3 कॉलम बनाओ। कैलकुलेटर रख लीजिएगा बेटा। अच्छा, इसको करना कैसे है, बड़ा आसान है। रिसीट में आप लिखते जाएं जो जो माल आपने रिसीव किया, सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज। तो आपने 20 यूनिट रिसीव किए, रेट कितना था उसका, 10। यहां भी लिखते हैं 20 यूनिट रिसीव किए, रेट कितना था, 10। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 200। आपको बैलेंस भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने 30 यूनिट रिसीव किए, रेट कितना था, 12। तो यहाँ भी लिखें 30 यूनिट रिसीव किए, रेट कितना था, 12। 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, थ्री सर सिक्सटी 360। तो आपने ये करना है कि जो लास्ट वाला कॉलम है ना, बैलेंस वाला, वहां टोटल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगा, जब भी हम माल इशू करेंगे, इशू करने से पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, ये ध्यान बना लो। एवरेज वैसे रियल लाइफ में तो हमेशा निकलता रहता है, वो कंप्यूटर में सिस्टम होता है, हर बार जब भी माल परचेज करते हैं एवरेज आता है। लेकिन यहां पर हम अपने आप को इजी करने के लिए जब भी माल सेल करेंगे एवरेज निकालेंगे। सर समझ में नहीं आया। देखें, थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास सेल की हो रही है, हम 25 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि इनकी कॉस्ट क्या थी, तो हम पहले एवरेज निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ एक लाइन लगाएं बड़ी सी, सबसे पहले टोटल करें बैलेंस। 200 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 560। ठीक है, और यूनिट्स का टोटल करें, 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 50। और रेट कितना हो जाएगा सर, 560 को, ये जो 560 है इसको डिवाइड करें 50 से। 560 को डिवाइड करें 50 से कितना आता है, 11.2। 11 पॉइंट। 11 पॉइंट पूरा बताओ, 2 डेसिमल प्लेस तक कम से कम बताओ। सर बस 2 ही आ रहा है। 11.20 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, क्या नाम है, एवरेज। अब आप जब सवाल में जाएं, हमने कितने यूनिट सेल किए हैं सर, हमने 25 यूनिट सेल किए हैं। तो 25 यूनिट यहां से हम माइनस कर देते हैं। इनका रेट क्या होगा, इनका रेट भी 11.20 होगा। ये बेटा कॉस्ट शीट है, ये जो हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूंगा 25 माइनस 11.20। अमाउंट बताइएगा कितना होगा, अमाउंट बताइएगा, फिर 25 इंटू 11.20 कितना होगा। वो माइनस भी करना होता है ना, ट्वेंटी टू Sir, फाइव एटी 280. 280, इसको लगा दें माइनस। ठीक है, अब दोबारा आ जाए आगे। आगे हमने क्या किया सर, 15 यूनिट खरीदे, लिखें रेट कितना था, 13। तो यहां भी लिखें 15,
रेट कितना था 13, टोटल करें कितना हुआ, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारे पास, आई थिंक सो 150 और 180 195 ऐसे ही है। ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बैलेंस करते जाएं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 15 यूनिट और खरीदे सर। आगे चलें, हम लिखेंगे 15, रेट कितना था 14, यहाँ भी लिखेंगे 15, रेट कितना था 14, टोटल कितना हुआ, 15 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 210 ऐसे ही है। अच्छा जी, अब आ जाए, अब आपने 30 यूनिट सेल किए ऊपर, इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन में 30 यूनिट सेल किए, तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले पहले हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे सर। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। पहले इसको टोटल करें, 560 को लिखिएगा प्लस, इसको माइनस कीजिएगा 280 को, 195 को प्लस कीजिएगा, 210 को प्लस कीजिएगा, आपके सर पास 685 आ 685 आ रहा है। इसी तरीके से यूनिट्स में आ जाए, इसको कीजिएगा प्लस 50 को, 25 को माइनस, 15 को प्लस कीजिएगा, 15 को प्लस कीजिएगा, हमारे पास टोटल यूनिट आ जाएंगे। जब भी एवरेज, जब भी हम कोई चीज सेल करेंगे पहले एवरेज करेंगे टोटल। इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट है ही नहीं, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बताइएगा टोटल यूनिट्स कितने हैं, 55। 55। अब आप डिवाइड कीजिएगा 685 को 55 से, आपकी आंसर जो है ना इसके बीच में आएगा, 11 13 14 इसके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा सर एवरेज। 12.45। 12.2 45। डिसिप्लिन सही राउंड ऑफ कीजिएगा, ठीक है ना। अभी बच्चों का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था तो बच्चों ने 11.54 लिखा था, हालांकि 11.52 था, तो राउंडिंग सर ऑफ असल प्रॉपर। जी जी। सर असल में 12.45454545। हाँ, तो 12.45 ही रहेगा, 45 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हमने कितने यूनिट बेचे हैं सर, इसमें से हमने 30 बेचे हैं, तो मैं लिख देता हूँ 30, और 30 का रेट क्या होगा, यही होगा, भले एक सेलिंग प्राइस क्या भी हो, हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो 30, 55 में से 30 चले गए, बाकी कितने बचे, सॉरी सॉरी, यहाँ हम 30 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12.45, ठीक है। तो 30 को मल्टीप्लाई करें 12.45 से, तो क्या आएगा बेटा, 373.50। 373.5, इसको 4 कर दीजिएगा, ठीक है, और उसको माइनस कर दें। इसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री उनकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बड़ा आसान है सर, 55 में से 30 जाएगा, बाकी कितने बचेंगे, 25, और उनका रेट कितना होगा, 12.45। आप देख लें फाइनल आंसर क्या है, 685 में से 374 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी 2025 में सवाल आया था तो वो बड़ा अच्छा था, वो आप देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। सर जी बेटा, 311 आंसर है। 311 आंसर आ रहा है, वैसे भी 311 आएगा ना, माइनस करके डायरेक्ट जो है, 685 में 375, ठीक है बेटा। सो गाइज, यहाँ तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मौका मिला, कल नहीं तो परसों दोबारा क्लास रखूंगा ऑनलाइन, उसमें मजीद बात कर लेंगे। इन्वेंटरेशन बड़ा टॉपिक है, अभी फॉरवर्ड काउंटिंग रहती है, फिफ्थ रहता है, और भी 2 3 चीजें रहती हैं, तो हम वो सीखेंगे। ये शीट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप देख लें, आप पिक लें इसकी, ताकि घर जाके आप देख सकें। सर अब कल क्लास लेंगे आप? तो स्कूल में तो क्लास नहीं